तो आज के विषय में आगे हम बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि के दोष। जैसे कि हमने गुण देखे थे, गुणों में काफी तारीफ की थी हमने, देवनागरी में ये गुण है वो गुण है, तो देवनागरी में कुछ दोष भी है। तो देवनागरी में दोष भी कुछ जटिल दोष है। जैसे गुणों की हमने खूब बढ़ चढ़ के तारीफ की, तो दोष भी थोड़े से इसके आगे बढ़ कर ही है, उसमें कोई कमी नहीं है। सबसे पहला जो दोष है इसका वो है कि इसमें टाइप्स बहुत ज्यादा है। टाइप का मतलब क्या होता है, अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे कि भाई इसके अंदर 11 और 33 44 ही तो कुल मिलाकर वर्ण है, 11 व्यंजन 11 स्वर और 33 व्यंजन है, तो कुल 44 हुए, या फिर ज्यादा माने तो 52 हुए। टाइप इतने क्या ज्यादा कैसे, तो इसमें टाइप बहुत ज्यादा। और ये समस्या आती थी पहले के समय जब ये जो मुद्रण होता था, टाइपिंग होती थी या फिर जो उसका मुद्रण हुआ करता था, इसकी जो प्रेस के अंदर जाके प्रिंटिंग जो हुआ करती थी वो काफी कठिन होती थी, क्योंकि पहले क्या छोटे छोटे छापे बनते थे। जैसे कि ई का छापा तो इस ढंग से बनता था, अगर इसका जो च का छापा तो वो इस ढंग से बनता था, फिर आधा अगर कोई होता तो इसका इस ढंग से बनता था। तो इसमें जैसे अगर च ही छापना होता तो उनको एक आधा ये बनाना पड़ता, एक ये बनाना पड़ता, और इस ढंग से एक में ये चू बनाना पड़ता। मतलब बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग टाइप्स बनते। तो कुल मिलाकर 403 तरह के टाइप हुआ करते थे। तो इससे टंकण और मुद्रण में बड़ी समस्या आया करती थी। लेकिन अब इस समस्या को हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये समस्या को हम यहाँ पर गायब कर देते हैं, क्योंकि आजकल क्या कंप्यूटर युग हो गया, और कंप्यूटर युग में इस ढंग की टाइप्स की वगैरह की व्यवस्था नहीं रहती, तो छापे खाने में ऐसा नहीं होता था। इस वजह से इस दोष को तो हम ढक सकते हैं। दूसरा भी कोई दोष कम नहीं है। दूसरा जो इसका दोष है वो है शिरोरेखा का प्रयोग। शिरोरेखा यानी जो ऊपर जो लाइन खींचते हैं हम, जैसे हमने लिखा कमल, कमल में जितना तेल जला हमारी कलम का जितना तेल जला उतना ही तेल जल जाता थोड़ा बहुत इस शिरोरेखा को खींचने में। तो इस शिरोरेखा की आवश्यकता क्या है, अगर हम शिरोरेखा को नहीं भी खींचते तो क्या फर्क पड़ जाएगा इस कमल में। तो इसमें एक शिरोरेखा का जो प्रयोग है वो अनावश्यक प्रयोग बताया गया है शिरोरेखा का। तो इसमें जैसे गुजराती है तो गुजराती के अंदर जो वर्ण होते हैं उसमें शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता, फिर भी वो चल ही रहा है। तो इस ढंग से शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक रूप से बताया गया है। और अगर आप बात करें तो अगर आपने हमारे पुरखों के अगर कुछ लिखे हुए देखे हुए लेटर वगैरह लिखे हुए देंगे तो उनकी क्या हुआ करता था, वो सीधी सीधी लाइनें होती थी और उसके अंदर ऐसे लंबा लिख दिया करते थे। तो उसमें भी शिरोरेखा नहीं हुआ करती थी। तो मुझे नहीं लगता कि शिरोरेखा का प्रयोग इतना ज्यादा आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं हम। अनावश्यक वर्ण बहुत ज्यादा है। अनावश्यक वर्ण जिसके अंदर जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं री की बात करते हैं। अनावश्यक वर्णों में अगर हम बात करते हैं री की, देखिए जब ऋग्वेद चला था, वेदों का प्रचलन आया था, तो री का प्रयोग किया। इसका प्रयोग भी आसान नहीं है। इसको जैसे ये कहां पर काम आता है, इसकी मात्रा काम आती है, जैसे कृष्ण में काम आती है, प्रू में काम आती है, इसमें तो काम आती है। इसको हम कृष्ण या इस तरह से बोलते हैं, लेकिन इसका उच्चारण हम भूल चुके हैं। इसका उच्चारण होता है रुल, तो इसका उच्चारण में हम ढंग से नहीं, इसका उच्चारण हम आजकल किस तरह से करते हैं, री कर रहे हैं। तो उच्चारण गड़बड़ हो गया तो हमें इस वर्ण की आवश्यकता ही नहीं है, री की आवश्यकता नहीं है, और दो मात्रा वाले री की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। लृ इसका उच्चारण भी नहीं करवाते, इसका उच्चारण भी हम नहीं करवाते। इसका उच्चारण क्या होता है ये अभी तक कई लोगों को समझ में नहीं होगा। ये भी एक पंचमकार है, पंचमकार है, इसका प्रयोग भी हमें समझ में नहीं आता। न्याय का प्रयोग क्या होता है, केवल हम इसको न्याय कहते हैं, लेकिन काम में हम इसको कहीं पर भी नहीं लेते हैं। श इसका भी प्रयोग हम नहीं करते। जैसे कक्षा, कक्षा के अंदर हम इसको काम में लेते हैं, इसके सामने इसको भी काम में लिया जा सकता है। तो ये वर्ण कुछ ऐसे हैं जो अनावश्यक रूप से वर्णमाला में बने हुए, तो इनको हटा दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और जो बात है वो है कंफ्यूज पैदा करने वाली। अगर कोई बच्चा नई हिंदी सीखता तो पहले बहुत सारे कंफ्यूजन हुआ करते थे, जिसमें आपको मैं कंफ्यूजन बताना चाहूंगा। जैसे पहले जो ए होता था वह इस ढंग से लिखा जाता था, और आजकल ए इस ढंग से लिखा जाता है। पुरानी जो आप उसके देखेंगे तो उसमें ए इस ढंग से लिखा जाता था, और आजकल इस ढंग से। तो ये कंफ्यूजन सा रहता था कौन सा सही है। तो ये मानक रूप ये वाला है, यही सही है, इन दोनों में ये सही है। पहले क्ष इस ढंग से भी लिखा जाता था और आजकल इस ढंग से लिखा जाता है, तो ये वाला सही है। ये भी एक कोई दोष नहीं मानता, क्योंकि अभी जो बाद वाला है वो पूरी तरह से सही। त्रय के अंदर आजकल ये चलता है, छह में भी ये चलता है। देखिए पहले जय जो है वो इस ढंग से लिखा जाता था, झंडा वाला, और आजकल जय है वो इस ढंग से लिखा जाता था। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में जाएंगे तो वहां पर कोई अनमोल वचन लिख रहा है जिसमें नए का प्रयोग ऐसे हो रहा है, और जबकि आजकल जो नए का प्रयोग होता है वो ऐसे ही होता है। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी एक दोष नहीं माना जाता, क्योंकि ये मानकीकरण से ये समस्या समाप्त हो गई है। लेकिन आगे चलकर एक जो समस्या है जो हमारे मित्र ने भी बताई थी, और वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। समरूप वर्ण, इसका एक दोष है। कई जगह पर तो हम ख को इस ढंग से लिखते हैं, और कई जगह पर इस ढंग से लिखते हैं जो रव लगता है। ये एक दोष सा लगता है हमें, लेकिन जो सही है वो इस ढंग से है। कई जगह पर घ इस ढंग से लिखा जाता है, और ये गुंडी वाला, इन दोनों में फर्क पड़ जाता है कि कंफ्यूजन सा पैदा होता है। मैं और भय में भी ये कंफ्यूजन हमारे यहाँ पर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो ये निश्चित तौर से एक दोष माना जाएगा इसका। वर्णों के संयुक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपको लिखना प्यार,
तो इसके अंदर आपको पै को संयुक्त करने की एक गड़बड़ हो रही है, ये यहाँ पर इसका दोष निश्चित रूप से माना जाएगा। अनुस्वार और अनुनासिक में भेद है, जैसे हंस है, हंस में अनुस्वार लगेगा या हंस में अनुनासिक लगेगा, कंफ्यूजन सा हो जाता है। मैं है तो मैं के अंदर अनुस्वार लगेगा या अनुनासिक लगेगा, कंफ्यूजन सा हो जाता है, ये भी इसका एक दोष माना जा सकता है। त्वरापूर्ण लेखन नहीं, क्योंकि भाई इसको बार बार हाथ उठाना पड़ता है, तो इसको फास्ट हम राइटिंग नहीं कर सकते। कर्सिव राइटिंग तो कर सकते हैं, इंग्लिश के अंदर तो हम बहुत फास्ट लिखते हैं, फटाफट से लिख देते हैं, क्योंकि उसमें हाथ नहीं उठाना पड़ता कर्सिव राइटिंग में, लेकिन इसमें बार बार हाथ उठाना पड़ता है, इसलिए इसमें त्वरापूर्ण यानी फास्ट राइटिंग इसमें नहीं हो सकती है। वर्ण को जब हम संयुक्त करते हैं तो रै पे बहुत ज्यादा भ्रम हो जाता है, जैसे कि जो रै का प्रयोग है, देखिए रै का प्रयोग ऐसे भी होता है, रै का प्रयोग ऐसे भी होता है, और रै का प्रयोग ऐसे भी होता है, रै का प्रयोग ऐसे भी होता है सामान्य रूप से, और रै का प्रयोग ऐसे भी होता है। तो रै के प्रयोग में बहुत सारा अलग अलग विभेद है, तो एक कंफ्यूजन की स्थिति या भ्रम की स्थिति यहाँ पर रै के प्रयोग में देखने को मिलती है। और अंत में हम बात करें तो ई में, जैसे मैंने लिखा सिमट गया, तो देखिए बाकी तो आप कहते हैं कि यहाँ पर जो उच्चारण की जैसी व्यवस्था वैसी मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो ई की मात्रा है वो इस वर्ण से ही पहले आती है, जो वर्ण है उससे पहले आती है, लेकिन उसका उच्चारण बाद में करता है। जैसे आपने लिखा रश्मि, रश्मि, तो हम लिखने में तो हम इस ढंग से कर देते हैं, लेकिन ये गलत प्रयोग है, क्योंकि इसका जो वास्तविक है वो इस ढंग से होना चाहिए था, रश्मि। तो ये कुछ एक हम कमियां यहाँ पर देखते हैं, जिसका मानकीकरण करना आवश्यक है, इसको सुधार करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो निश्चित तौर से हर वस्तु में कुछ गुण होते हैं तो कुछ दोष भी होते हैं, और प्रयास यही रहना चाहिए कि अगर कोई दोष है तो उसका निराकरण किया जाए, उसका सुझाव दिया जाए, और उसको कुछ परिवर्तन के साथ में उसे भी गुणों में बदला जाए। तो देवनागरी लिपि का जैसा आपने देखा कि ब्राह्मी लिपि से शुरुआत करते हुए ये बिल्कुल देवनागरी तक आई है, देवनागरी तक पहुंची है नागरी करते हुए, और अब इसमें कुछ अगर दोष आए हैं तो उस दोष को भी दूर किया जा सकता है, जो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग सुझाव दिए गए और उसके माध्यम से दूर किए गए। तो आज हम चर्चा करेंगे देवनागरी लिपि में किए गए सुधार, इसके बारे में आज की कक्षा है। तो सबसे पहले जिसके अंदर जो सबसे पहला जो दोष था उस समय, जो प्रिंटिंग के अंदर मुद्रण में जो सबसे पहला जो दोष माना जाता था वो माना जाता था कि इसमें कुल मिलाकर 403 तरह के फॉन्ट थे, बहुत सारे इसमें अलग अलग तरह के फॉन्ट थे, तो उसके अंदर टाइपिंग में बहुत सारी गड़बड़ होती थी। तो देखिए आज तो आप कंप्यूटर युग में जी रहे हो, तो आज आप समझ नहीं पाएंगे कि ये जो फॉन्ट होता था वो क्या होता था। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि जब भी कोई छापा खाना हुआ करता था तो आजकल की तरह नहीं होता था कि कंप्यूटर के अंदर लिख दिया और वो छप गया, स्क्रीन प्रिंटिंग, ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि अलग अलग सांचे बने हुए रहते थे, तो कभी भी कोई अगर छापना, जैसे अंग्रेजी के अंदर तो क्या 26 तरह के ही फॉन्ट की आवश्यकता हुआ करती थी, लेकिन हिंदी के अंदर बहुत सारे फॉन्ट अलग अलग, क्योंकि इसमें कोमा भी आता है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो अर्ध संयुक्त अक्षर भी आते हैं, अर्ध अक्षर भी आते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रयोग होते थे। तो इसमें फॉन्ट अलग अलग ढंग के अलग अलग करके छापे रखने पड़ते थे छोटे, तो जिससे कि मुद्रण में बहुत ज्यादा असुविधा होती थी और एक समय में बहुत ज्यादा प्रिंटिंग नहीं की जा सकती थी। तो उसके समाधान के लिए बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था ना, क्या कहा था उन्होंने, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा, उन्हीं बाल गंगाधर तिलक ने तिलक फॉन्ट करके निकाला था, जो 1904 में निकाला था, जिसके अंदर मात्र 126 फॉन्ट ही थे। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने तिलक फॉन्ट निकाला और उसके अंदर फॉन्ट को बहुत ज्यादा समाहित कर दिया, एक साथ करने से वो जो फॉन्ट की संख्या थी वो कम हो गई। जिन्होंने केसरी और मराठा जैसे जो पत्र है उसकी स्थापना की थी, उन्होंने ही ये तिलक फॉन्ट निकाला था। तो ये सबसे पहला सुधार तो ये क्या था, जो हमने पहली बात की थी, जो एक दोष था उसको उन्होंने सबसे पहले इसके द्वारा दूर किया। दूसरा जो एक दोष था वो क्या था कि अगर कोई बच्चा जैसे हिंदी सीखने लगता तो उसको क्या करना, जैसे उच्चारण तो होता है ए आ ई इस ढंग से उच्चारण होता है, लेकिन उसका लिखा किस ढंग से जाता था, ए आ, ये अलग आ गया, ई उ ए ओ, इस ढंग से अलग रहा था। तो जो सावरकर है, सावरकर कौन है भाई, वही अपने सावरकर विनायक दामोदर सावरकर, जो एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई थी, उन्हीं सावरकर जी ने। अब आपको एक थोड़ी सी जान के एक रुचि वाली बात होगी, एक तरह से थोड़ा उत्साह होगा, उल्लास होगा कि हिंदी भाषा के लिए जितना समर्पण इसके भाषा वैज्ञानिकों ने किया है, जितना समर्पण हिंदी के विद्वानों ने किया, उतना ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति के अंदर शामिल रहने वाले लोगों ने भी किया है। जैसे बाल गंगाधर तिलक देखते हैं हम, सावरकर बंधु देखते हैं, जिनके नाम पर आजकल विवाद भी हो जाता है कई बार। तो उन सावरकर ने यहाँ पर एक बारकड़ी प्रस्तुत की थी कि इससे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, इस वजह से बारकड़ी ऐसी लिखी जाए, ए आ ई उ ए ओ, ये देखिए
यानी ए को ही आधार रखना और उस पर सारी मात्रा लगा देना, जिससे एक बच्चों में जब ये स्वर सीखता है तब उसके अंदर सारा कंफ्यूजन, क्योंकि आगे हम कै में तो ये सिस्टम अपना रहे हैं, कै में तो ये प्रणाली अपना रहे हैं, तो ए को हम ए का ही भाई जो है ई है उसको हम ऐसा क्यों बोले, ए के ऊपर बारहवीं लगा दो, ए के ऊपर इजन की मात्रा लगा दो, इजन की मात्रा लगा दो, इजन की मात्रा लगा दो, तो उससे भी काम चल सकता है। तो बच्चों में एक कंफ्यूजन नहीं होगा, एक भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी। तो सावरकर ने इस प्रकार का सुझाव दिया था कि ए की बारहवीं रखी जाए, जिससे स्वर सीखते समय बच्चे को थोड़े भ्रम की स्थिति से बाहर निकाला जा सकता है। तो देखिए ये प्रस्ताव भी अच्छा रहा, काफी लोगों ने इसको अपनाया भी से, और काफी जो पुरानी पुस्तकें है उसके अंदर उस ढंग से देखते भी हैं। तो आगे जो सुधार है वो किस ढंग से, ये देखिए अब ये जो तीसरे नंबर का जो सुधार है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सुधार है, और ये इस सुधार को आपको सीखना भी आवश्यक है। कई बार आप ऐसा देखते होंगे, जैसे मेरे से कई विद्यार्थी पूछ ही लेते हैं जो नई नई हिंदी सीख रहे होते हैं, सर हिंदी ये सही है या ये सही है, इस तरह का प्रश्न पूछ लेते हैं। या फिर प्रश्न पूछ लेते हैं कि सर पंचम सही है या पंचम सही है, या फिर पूछ लेते हैं प्रश्न कि सर कंगन सही है या कंगन सही है। तो बताइए इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर भी एक भ्रम की स्थिति रहती है कि ये देखिए ये क्या है, ये पंचमाक्षर है। ये पंचमाक्षर कैसे आते हैं कि भी जो वर्ण है, वर्णों के अलग अलग कोष बने हुए हैं, अलग अलग कोष्ठ बने हुए हैं, और कोष्ठ के जो पांचवा जो अक्षर होता है उसको पंचमाक्षर कहते हैं। तो जैसे आपको मैं बिल्कुल हल्के में शॉर्ट में समझाना चाहूंगा इसका, जैसे कि यहाँ पर लिखा है क ख ग घ ञ, च छ ज ज ञ, प फ ब भ ण, प फ ब भ ण, प फ ब भ म। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या, ये वर्ग हो गई, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है। इनके अंदर जैसे कि पांचवा नंबर का कौन सा, ये पांचवा नंबर का ये है, ठीक है, ये पांचवा नंबर का है, ये इसको पंचमाक्षर कहते हैं। तो पहले ये कंफ्यूजन था कि अगर जैसे आपको लिखना है कंकु, जैसे आपको पहले लिखना होता था कंकु, तो पहले कंकु कैसे लिखना पड़ेगा, ये देखिए कंकु के बीच में अनुस्वार आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो नए का जो उच्चारण है यहाँ पर आया, तो ये पांचवा वर्ग के लिए क्या है, क का पांचवा ये ही काम आएगा कंकु। और अगर आपको लिखना होगा कंचन, तो कंचन के अंदर जो पंचमाक्षर है, क्योंकि च के वर्ग का जो पंचमाक्षर है वो ये है, इसलिए आपको कंचन में ऐसा ही लिखना पड़ेगा। या फिर अगर आपको लिखना पड़ता है गंजा, तो गंजा आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पंचमाक्षर है। अब भाई बच्चे के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि मेरे को नए का प्रयोग करना है, तो मेरे को कितना याद रखना पड़ेगा। जैसे मेरे को अभी लिखना है डंडा, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता, मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, डंडा ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी पांचवा जो अक्षर है वो याद रखना पड़ता है। तो एक समझ में आ रही बात को, तो हमें पांचवा अक्षर याद रखना पड़ता है, हर एक में पांचवा अक्षर, तो बच्चा कितना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए क्या किया इन्होंने कि ये जो जितने भी जो पंचमाक्षर थे उनका प्रयोग के लिए बना गया, भैया यार ऐसा करके तुम बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज मत करो, और डायरेक्टली इसकी जगह पे तुम अनुस्वार का प्रयोग करने लग जाओ। तो फिर क्या प्रयोग होने लगा कि जैसे हिंदी था, तो बच्चे को याद रखना पड़ता है कि मेरे को नए नहीं लगाना, भाई मेरे को अगर जैसे नए आएगा नहीं तो डायरेक्टली ऐसे काम में लूंगा। छुट्टी, पंचमाक्षर की छुट्टी करके सीधा क्या कर दिया, पंचमाक्षर को हटा के सीधा सीधा अनुस्वार का प्रयोग कर दिया। और ये काम किसने किया था, बाबू श्याम सुंदर दास, जिन्होंने नागरिक विचार सभा की स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1893 में इसकी स्थापना हुई। फिर अगला जो सुझाव है वो है गोरख प्रसाद का। गोरख प्रसाद ने क्या कहा था कि अगर हमें मात्राएं लगानी है, ये देखिए मात्रा लगाने तो कुछ मात्राएं ऐसी लगती है, कुछ मात्राएं लगती है ऐसी कु, तो इन्होंने कहा कि अगर हमें मात्रा लगानी है तो ये आगे पीछे में लगाकर यहाँ पे लिखा हो थोड़ी सी मात्रा को ऐसे लगा दीजिए या थोड़ा ऐसा लगा दीजिए। तो ये सुझाव पूरा अव्यवहारिक था, तो इसको भी ज्यादा चलाने के लिए आगे बढ़िए। फिर ये जो सुझाव था वो थोड़ा काम करता, श्रीनिवास जी विद्वान हुए थे, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि हिंदी में अल्प प्राण और महाप्राण की समस्या होती है। जैसे ये देखिए, ये तो है अल्प प्राण, ये है महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण, च थोड़ा कम प्राण लग रहा है, छ में ज्यादा प्राण लग रहा है। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, है ना। तो इसमें क्या क्या था, जैसे अल्प प्राण में प्राण का मतलब क्या होता है, वायु, यानी हम जिसके अंदर ज्यादा जोर लगा के बोलते हैं उसको हम महाप्राण कह सकते हैं। तो जैसे क्या है, क्या का जो महाप्राण हुआ ख, तो उन्होंने एक कंफ्यूजन बताया। तो उन्होंने कहा कि आप इस वर्णमाला को और ज्यादा छोटी कर दो, इनके स्थान पर आपको क्या करना चाहिए, कै को ही लिखो और लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखो,
च को लिखो यहाँ पर ऐसा लिख दो, ट को लिखो यहाँ पर ऐसा लिख दो, त को लिखो यहाँ पर ऐसा लिख दो, ट को लिखो यहाँ पर ऐसा कर दो। तो ये क ख च छ ट ठ। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में कंफ्यूजन कम होगा और हम इसको और ज्यादा थोड़ी छोटी बना सकेंगे। क्या अगर वो महाप्राण करना तो इसके अंदर एक चिन्ह लगा दो इस ढंग का, जैसे कि अंग्रेजी में होता है ना, सी के अंदर सी एच, एस के अंदर एस एच, तो उसी ढंग से जो क है, क में ऐसा लगा कि ख बना दो, या तो च है, च में ऐसा लगा कि छ बना दो, प है तो प में ऐसा लगा कि फ बना दो। तो इस प्रकार का उन्होंने एक सुझाव दिया था जो भी ज्यादा सही नहीं चल पाया और उसने आगे चलकर नागरिक विचारणी सभा ने उसको अस्वीकार कर दिया था। फिर अगला सुझाव है इंदौर साहित्य सम्मेलन का इंदौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें काका कालेलकर ने नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना की थी 1935 में। और इस लिपि सुधार समिति ने बहुत सारे सुझाव दिए जिनको माना भी गया और हिंदी में अपनाया भी गया, जिसके फलस्वरूप देवनागरी वर्णमाला इसकी एक स्थापना हुई, इसके एक प्रकाशन हुआ। आगे देखते हैं हम नागरिक विचारणी सभा द्वारा 2 और 5 को अस्वीकार कर दिया। 2 और 5 का सुझाव कौन सा था? दूसरा सुझाव होता है ये एक ही बार खड़ी, 5वां सुझाव था श्रीनिवास का महाप्राण बनाने सुझाव। इन दोनों को अस्वीकार करते हैं, ये दोनों फालतू सुझाव है, इसको नहीं माना जाना चाहिए। आगे चलते हैं। इसके अंदर यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब ये स्वतंत्रता हो चुकी थी तब उन्होंने देखा कि हमें एक लिपि की और एक भाषा की स्थापना करनी चाहिए, तो उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन किया था 1947 में, जिसमें बहुत सारे शिक्षा मंत्री आए थे। उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए और उस सुझावों पर चलकर लिपि में बहुत सारे सुधार किए गए, जिसको माना भी गया, अपनाया भी गया। तो इस वजह से इसको हम नरेंद्र देव समिति कहते हैं। तो ये जितने भी जो सुधार हुए थे ये बहुत अलग अलग तरह के सुधार हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे अच्छे परिवर्तन हुए, बहुत सारे जो दोष थे वो समाप्त हुए। उनके चलते हुए हिंदी लिपि का एक मानकीकरण हुआ। मानकीकरण यानी फिक्सेशन हो गया कि हमें अब इस लिपि का इस रूप को ही अपनाना, इस रूप को अंतिम मानना है। तो उसके आधार पर कुछ प्रकाशन हुए। प्रकाशन में ये देखिए मानक देवनागरी वर्णमाला एक पुस्तिका प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम है मानक देवनागरी वर्णमाला, जो 1966 में प्रकाशित हुई। इसमें ऐसे वर्ण काम में लिए गए जो ही अंतिम रूप से सर्वमान्य सिद्ध होते थे। फिर एक और प्रकाशन हुआ हिंदी वर्तनी मानकीकरण, जो पुस्तिका प्रकाशित हुई 1967 में। इस पुस्तिका के अंदर जो ये जो द्विरूप थे इस रंग में अलग अलग, उनको अस्वीकार करता है, एक ही रूप माना गया, कहा गया कि ये अंतिम रूप से स्वीकार है, सब लोग इस चीज को मानेंगे और ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई। और अंत में ये जो 2 पुस्तिकाएं थी उन दोनों को एक करने के बाद में एक और पुस्तिका का प्रकाशन हुआ, जिसका नाम है देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, जो 1983 में प्रकाशित हुई। ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित होती है और इसमें हिंदी वर्तनियों का जो सही रूप क्या है, कितने व्यंजन है, कितने स्वर है, इसका सही रूप इसके अंदर प्रकाशित हुआ 1983 वाले पुस्तिका में। और इसके आधार पर आज हम देवनागरी लिखते भी हैं, मानते भी, और इसी के आधार पर इसका स्पष्ट रूप से मानकीकरण हुआ है। तो ये जो बहुत सारे प्रयास किए गए हैं उसके फलस्वरूप आज जो देवनागरी लिपि है और अधिक वैज्ञानिक हुई है और ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुई है। और आपके लिए भी ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, मुझे ऐसी कामना है आपके लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप जब भी कोई ऐसा वीडियो आए तो आप नोट्स बनाएं, इस वीडियो को फिर से देखें, कहीं कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट्स उसमें नोट्स बनाए जा सकते हैं उसके नोट्स बनाइए। इस वीडियो को आप लाइक करें और साथ में अपने मित्रों के बीच में शेयर भी कीजिए। ये ऑनलाइन कक्षा का अभी जो कोरोना दौर चल रहा है उसमें ये कक्षा इसी ढंग से चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।